ओके। चलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, जिसमें हमने देखो लिटरेरी हेरिटेज देख लिया। ओके, और लास्ट चैप्टर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेरिटेज देख लिया। यस, ओके। अब हम पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन है और जिसे हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन, ओके, उस हिसाब से जो हमारे पास हेरिटेज है, ओके, मिक्स, वो सब हम देखेंगे एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक जो भी बना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो है ये वाला क्वेश्चन, राइट अबाउट द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एट हम्पी। जो हम्पी है, ओके, हम्पी जगह का नाम है कर्नाटका में। ओके, हम्पी क्या है? जगह का नाम कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोग पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर। ओके, लास्ट ईयर में जब कर्नाटका गया था तो मुझे वो ड्राइवर सजेस्ट कर रहा सर एक बार अब हम्पी साइड घूमने के लिए आओ, क्योंकि ये जो कर्नाटका है दैट कर्नाटका इज डायरेक्टली, वो क्या बोलेंगे, वेस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटका है। कर्नाटका का वेस्ट पार्ट मतलब गोवा आया और गोवा के बाद डायरेक्टली कर्नाटका वाला जो वेस्ट पार्ट है वो, और ये नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ साइड जाता है। वो सिर्फ सजेस्ट कर रहे थे। कहने का मीनिंग है कि बहुत ही फेमस है, देखने लायक है। ओके, अब यहाँ पर हम एंशियंट इंडिया से लेकर के अब तक जो भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, उस सब की बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं हम्पी के बारे में। चलो, हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर है, ओके, वहाँ की कैपिटल सिटी, मतलब कैपिटल सिटी थी किंगडम ऑफ विजयनगर, मतलब वहाँ के किंग थे विजय, राजा विजय। ओके, एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। तो जो तुंगभद्रा रिवर है उसके बैंक पे ये सिटी है। वो जगह है कर्नाटका में, इन हॉस्पेट तालुका ऑफ बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। देखो कितना डिटेल लिखी मैंने। स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटका। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बेल्लरी। तालुका का नाम क्या है? हॉस्पेट। वो तालुका में रिवर का नाम क्या है? तुंगभद्रा। उसकी बैंक पर एक सिटी है, जैसे कि भरूच, ओके, वैसे ही एक सिटी है हम्पी। ओके, और वो पहले के जब किंगडम था तब एज अ कैपिटल सिटी थी ऑफ विजयनगर पर्टिकुलर एरिया, तो वहां का कैपिटल था। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि हम्पी कहाँ है। डन। ओके, फिर से पढ़ता हूँ। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर किंगडम था उसमें कैपिटल सिटी कौन सी थी? हम्पी थी। और ये कहाँ है? एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तालुका कौन सा? हॉस्पेट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बेल्लरी। एंड स्टेट कौन सा? कर्नाटका। डन। ओके, नेक्स्ट, द रूलर ऑफ विजयनगर वेर द पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर was at its peak during the reign of राजा कृष्णा देवराया। ओके, याद रखना, एक मार्क के लिए भी पूछा जाता है। ओके, राजा कृष्ण देवराया के टाइम में ये जो विजयनगर में बहुत पूरा जो आर्ट के रिलेटेड जो भी कल्चर था वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ था, प्रॉस्परस हुआ था। ओके, तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है, द रूलर्स ऑफ विजयनगर वेर द पैट्रॉन्स ऑफ द आर्ट एंड आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब कि जो आर्ट है, जो कला है और जो कलाकारी है, उसके बहुत ही ज्यादा मतलब मुरीद थे बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको आगे बढ़ाते थे, उसको सपोर्ट करते थे। ओके, कौन? विजयनगर के जो रूलर्स थे वो। और राजा कृष्ण देव राया, उनके टाइम पीरियड पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे। ओके, होता है ना कि कोई पर्टिकुलर रूलर होंगे तो बहुत कुछ करवाएंगे। जैसे कि अभी की गवर्नमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि 2014 से गुजरात में तो पहले से ही अच्छे रोड हैं, लेकिन 2014 से रोड नेटवर्क इंडिया का बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। मतलब कि वो डेटा निकलते रहते हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप, बट कहने का मीनिंग है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई बोले कि भाई मोदी जी के टाइम पीरियड पे तो बहुत रोड बने, टेम्पल्स भी बहुत बने और बड़े बड़े स्टैचूज भी बहुत बने, ऐसा बोले ना, तो वैसे ही
पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कौन से, राजा कृष्ण देव राया के टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर ऐसे आर्ट एंड कंस्ट्रक्शंस बहुत ही ग्रो हुए थे। ओके, तो वो है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड, huge pillars carved out of stone is a distinct feature of architecture at Hampi। मतलब हम्पी के आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है कि बड़े बड़े पिलर्स हैं, ह्यूज पिलर्स, और उसमें काविंग की गई है। ओके, मतलब जैसे हम स्कल्पचर काव करते हैं ना, स्टेचू को काव करते हैं, अभिराम जी के स्टेचू को काव करके बनाया गया 6 to 9 मंथ में। ओके, तो वैसे काव करना, वैसे बहुत सारे हम ये चैप्टर में ही देखने वाले हैं कि पूरा का पूरा टेम्पल एक पत्थर में से बनाया हुआ है। सोचो, पूरा टेम्पल, नॉट ओनली द स्टैचू ऑफ लॉर्ड, पूरा टेम्पल एक ही स्टोन से। पता है वो कौन सा है? वो कैलाश टेम्पल है। कैलाश माउंट कैलाश वाला नहीं, यहाँ पे केव्स में है, कैलाश में। ओके, तो वो पूरा अंडरग्राउंड टाइप बनाया कि ये लेवल है, अभी नीचे पूरा एक स्टोन है, तो वो स्टोन से पूरा, महाराष्ट्र में है, वो स्टोन से पूरा ही ऐसे काव करके एक पूरा टेम्पल बनाया है। उसके गेट्स एंड ऑल फोटोग्राफ भी गिवन होंगे। हम्पी का नहीं रे, मैं तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कैलाश में। क्या यार, जो देना चाहिए वो देते नहीं। ये पूरा का पूरा टेम्पल सिर्फ एक पूरे स्टोन में से, मतलब एक माउंटेन है उसको काव करके पूरा टेम्पल, और ऐसा पूरा टेम्पल मतलब कितना डिटेल्ड है ऐसा, ये देखो, दरवाजे, पिलर, वो सब कुछ, ऐसा नहीं कि अलग अलग पत्थर रखे फिर उसको काव किया, एक में से ही पूरा। देखो ये क्वालिटी कम है थोड़ी, एचडी क्वालिटी नहीं है, बट यू कैन सी कितना कुछ, मतलब ये सब लोग घूम रहे हैं, देखो क्वालिटी क्लियर हो, ये लोग घूम रहे हैं, ये सब कुछ पूरा का पूरा एक ही स्टोन है। इमेजिन, पूरा एक स्टोन। ओके, अब कहाँ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं पे देखने को? ये पूरा एक स्टोन में से बनाया गया है कैलाश टेम्पल। डिफरेंट डिफरेंट फोटो, पूरे एक स्टोन में से, कितना डिटेल्ड, सोचो, एक स्टोन में से पूरा टेम्पल। दैट इज आवर कल्चर और हिस्ट्री और हेरिटेज। तो वही बात है। ओके, ये इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, है हमारे सिलेबस में। हाँ चलो, सो वही है क्या कि जो ह्यूज पिलर्स थे, वो ह्यूज पिलर्स के ऊपर कार्विंग किया गया था, वो बहुत ही अच्छा है। तो वही चीज बताइए, ह्यूज पिलर्स कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टोन is a distinct feature of architecture at Hampi. The pillars and the columns are artistically adorned. Okay, तो pillars और जो structure है उसको artistically add on किया गया। Add on मतलब क्या? Add on मतलब सजाना। जैसे कि हम अच्छे कपड़े पहन के तैयार तो हो जाते हैं, फिर सपोज तुमने नेकलेस पहन लिया तो उसको और ज्वेलरी ने, मतलब कपड़े तो अच्छे पहने, तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन उसके ऊपर और ब्यूटीफुल। ओके, लाइक दैट, तो उसी को बोलते हैं एड ऑन। तो ह्यूज पिलर्स तो थे, अच्छे से काव किए गए, लेकिन उसको एड ऑन किया गया। तो वो एड ऑन कैसे हुआ, किससे हुआ? डिफरेंट गॉड गॉडेस की भी स्टेच्यूज थे, सो फिगर्स ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस, वेरियस वॉरियर्स एंड द डांसर्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स, वॉरियर्स, गॉड, गॉडेसेस, ओके, वो सबकी कार्विंग की थी, उससे एड ऑन किया था। ह्यूज पिलर्स तो है, एकदम अच्छे से आर्किटेक्चर वर्क है, लेकिन उसको और अच्छा कर दिया किसने? पर्टिकुलरली स्टोन के अंदर ही गॉड की, गॉडेसेस की, और मतलब देवी देवता, एनिमल, सबकी कार्विंग की।
समझ में आया पॉइंट? ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णदेवराया commissioned the construction of Vithala and Hajararam temples besides Virupaksha temples, श्री कृष्णा टेम्पल एंड अच्युत्रया टेम्पल। तो इतने सारे टेम्पल्स, इसीलिए तो पहले ही बोल दिया कि राजा कृष्ण देव राया के टाइम पीरियड पे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे परमिशन ले दिए थे कि हाँ भाई ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। तो देखो कितने सारे कमीशन किए गए हैं कंस्ट्रक्शन, विठला एंड हजरा राम टेम्पल्स बिसाइड विरूपक्षा टेम्पल्स, श्री कृष्णा टेम्पल्स एंड अच्युत्रया टेम्पल्स। तो ये नाम सारे याद रखने हैं। ये सारे कब बने थे? राजा कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में। डन? ओके। तो दीज टेम्पल्स आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया में तुम जाओ तो टेम्पल आर्किटेक्चर के ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यही था हम्पी का। तो क्या सबसे पहले हम्पी कहाँ पर है वो बताना है। तो भाई हम्पी कौन सी रिवर? तुंगभद्रा रिवर की बैंक पर। ओके। तालुका का नाम हॉस्पेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, और विजयनगर का जो कैपिटल होता था वो सिटी है कौन सी? हम्पी। ओके। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है और फिर राजा कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड पे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बड़े बड़े ह्यूज पिलर्स है, हाँ पिलर काव किए गए हैं और उसको एड ऑन किया गया है और ज़्यादा आर्टिस्टिकली विद दी कार्विंग ऑफ गॉड, गॉडेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ, वॉरियर्स, ओके, उनके द्वारा। एंड फिर दूसरे कौन से टेम्पल्स बनाए हैं वो सारे लिखने हैं हमें। एंड ये बहुत ही ज़्यादा साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर टेम्पल्स में आते हैं। डन? ओके। तो ये हम्पी का था हमारा पॉइंट। अब देखना है हमें ताजमहल के बारे में। तो देखो क्वेश्चंस कोई भी तरह से पूछे कि भाई डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ताजमहल, स्टेट द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ताजमहल। ताजमहल दिखे मतलब यही लिखना है। ओके। ऑन विच मॉन्यूमेंट द मेमोरेबल, देखो कितना अलग तरीके से पूछा है। ऑन विच मॉन्यूमेंट द मेमोरेबल स्टेटमेंट Pious hearts are welcomed in the garden of paradise inscribed? Describe its distinct feature. Or why is the Taj Mahal regarded as one of the 7 wonders of the world? अब ये बीच वाला थर्ड क्वेश्चन है, अगर वो लिखा और उसका तुम्हें फीचर समझ में नहीं आया तो गए मार्क्स। ताजमहल तो तुम्हें आता होगा लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो गए। ओके। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना कि कैसे पता चलेगा। जैसे हम्पी वाला क्वेश्चन था। ओके। तो हम्पी वाले क्वेश्चन में बोला होगा कि यार इन द साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा कृष्ण देव राया वन सिटी वॉज देयर इन द हॉस्पेट तालुका, डिस्क्राइब अबाउट द आर्किटेक्चर इन दैट सिटी। तो यहाँ पे कभी भी हम्पी और तो यूज ही नहीं था, लेकिन अगर अंदर की थियरी तुम्हें अच्छे से पता है तो तुम्हें पता चल जाएगा ओ ये तो हम्पी की बात चल रही है। वैसे ही ताजमहल भाई शाहजहां ने बनाया था उनकी वाइफ के लिए, उनकी वाइफ की डेथ के बाद, और फिर सब कुछ लिखा था एंड ऑल। अंदर सब हम पढ़ेंगे, वो अच्छे से तुम्हें याद हो तो तुम समझ जाओगे ओ ताजमहल है, उसका आंसर लिखना है। लेकिन वो इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो गए। अंडरस्टूड? ओके। तो वो अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो, the above given statement is inscribed on one of the arc in the central vault which rest the tomb of Begum Mumtaz Mahal। तो जो मुमताज महल जिनके लिए बनाया गया था, ओके, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था, बेगम मुमताज महल, उनकी जहाँ कब्र है जिसको टॉम भी बोलते हैं, वो टॉम ऐसे रखी हुई है। उसके बाहर जो आर्क है, आर्क मतलब ऐसे कर्व्ड सरफेस, वो जो है वहाँ पे ऐसे एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ है कि भाई प्यार के स्वर्ग में आपका स्वागत है एंड लाइक दैट। ओके। वही उसका मीनिंग होता है, Pious hearts are welcomed in the garden of paradise। ओके। तो वही उसका मीनिंग होता है। हाँ। सो दी मुगल देखो, तो मतलब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है, ये सेंटेंस तुम्हें लिखना है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई?
स्टार्टिंग हुई द अबोव स्टेटमेंट इज रिटन, वहां से स्टार्टिंग हुई। तुम डायरेक्टली बोलोगे द अबोव गिवन स्टेटमेंट इज इंस्क्राइब्ड, भाई कौन सा गिवन स्टेटमेंट, तुम तो आंसर पहला लाइन लिख रहे हो अभी तो ऊपर तो कोई स्टेटमेंट, अगर ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तुम्हें सिर्फ ऐसा पूछा स्टेट द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ताजमहल, और उसमें तुमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया द अबोव गिवन फीचर इज इंस्क्राइब्ड, गए मार्क्स। गए मार्क्स मतलब वो मार्क्स काटेंगे, कहाँ है भाई, स्टेटमेंट तो कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें पहले स्टेटमेंट लिखना है, अगर ये गिवन है तो डिट्टो ऊपर से ही देख लो, अगर नहीं गिवन है तो याद रखना पड़ेगा पियर्स हार्ट्स मतलब काइंड हार्ट्स। ओके, पियर्ड हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, कि भाई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का जो गार्डन है उसमें ये जो प्रेम वाले, जो मतलब जिनके दिल में काइंडनेस है, लव है, केयर है, उनका वेलकम है यहाँ पर, लाइक दैट। ओके, तो वो सेंटेंस लिख लो। पहले आंसर का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पियर्स हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, फुल स्टॉप। फिर हम लिखेंगे द अबोव गिवन स्टेटमेंट इज रिटन इन द आर्क्स व्हेन द टॉम्ब ऑफ बेगम मुमताज महल इज प्लेस्ड। ओके, डन। The Mughal Emperor Shah Jahan had built Taj Mahal on the west bank of the river Yamuna in Agra after the death of his beloved Begum Mumtaz Mahal to immortalize her memory। तो भाई ये शाहजहां ने बनाया था, मुगल एम्परर था शाहजहान, उसने अपनी वाइफ की डेथ के बाद उसकी वाइफ की मेमोरी इमॉर्टल रहे, इमॉर्टल का मीनिंग होता है अमर। ओके, उसकी वाइफ की याद मतलब अमर हो, जैसे कि अभी देखो अमर हो गए ना, 400-500 साल हो गए इसको, तो 500 साल हो गए फिर भी हम ये पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ नहीं रहे, सिलेबस में से निकाल दिया, फिर भी ताजमहल सपोज तुम घूमने चले गए, ओके, देखा तो तुम्हें पता चला अरे यार अच्छा बनाया है ये वो, तो ये बेगम मुमताज महल तुम वहां पढ़ोगे, तो मतलब कि 500 साल बाद भी ये नाम हम ले रहे हैं, तो मतलब अमर टाइप हो गया ना। तो वही बोल रहे हैं कि इमॉर्टल इसलिए बनाया गया था। किसने बनाया था, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था। कहाँ बनाया था, यमुना रिवर जो है आगरा, आगरा कहाँ पे है, यूपी में, तो यूपी में आगरा जगह का नाम है, ओके, डिस्ट्रिक्ट है पूरा, तो वहां पर यमुना रिवर के वेस्ट बैंक पर बनाया गया था। उनकी वाइफ की डेथ के बाद उनकी मेमोरी को इमॉर्टल रखने के लिए, अमर, उनकी याद अमर कर देने के लिए। The construction work of Taj Mahal started in 1631। 1630 को उनकी 1630 में उनकी वाइफ की बेगम मुमताज महल की डेथ हो गई थी। 31 को उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब एक साल में ही स्टार्ट कर दिया, and was completed in 1653 after 22 years। Just imagine 22 साल तक कंस्ट्रक्शन किया, छोटी बात नहीं है। 22 साल पूरे इंडिया के, ईरान के अलग अलग कल्चर्स को पकड़ के, तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम ये करो, तुम ये करो, इतना टाइम पीरियड लगा। ऐसे ही हम 7 वंडर्स में प्लेस तो नहीं मिल गई थी। ओके, सो बोलना है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, उनकी वाइफ की डेथ के बाद इन 1631 एंड 1653 में ये कंप्लीट हो गया था आफ्टर 22 इयर्स। शाहजहां हैड एंगेज्ड किन किन लोगों को, कौन कौन से स्कल्पचर को यहाँ पर एंगेज किया गया था, कहाँ से लोग लेके आ गए थे। सो इंडियन थे ऑब्वियसली, ईरानियन भी थे, ईरान के, अरब के भी थे, टर्की के भी थे, टर्क एंड यूरोपियन स्कल्पचर ऑल्सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। देखो कहाँ, इंडिया, ईरान, अरब, यूरोप, टर्की, सब जगह के स्कल्पचर्स को उठा के लेके आए थे, तब जाके बना। He had incurred expenditure of more than 4.5 crore rupees to build this beautiful मकबरा, that is the tomb। तो उन्होंने 4.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा का खर्चा किया था, तब जाके ये बना था। 4.5 करोड़ रुपीस का खर्चा, आज से 500 साल पहले 4.5 करोड़, जस्ट इमेजिन। 4.5 करोड़ नहीं, 500 साल पहले के 4.5 करोड़, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आज की डेट में वो कितने होंगे, उतना ज्यादा अमाउंट। सो ब्यूटीफुल मकबरा है, टॉम्ब है, ओके।
द डिस्टिंक्ट फीचर, अब फीचर देखते हैं, फीचर ऑफ ताजमहल आर एज फॉलोज। तो अब फीचर देखते हैं। ये ऊपर का क्या था पूरा इंट्रोडक्शन, क्या कि सबसे पहले तो तुम लिखो पियर्स हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। द अबव गिवन स्टेटमेंट इज रिटन इन द आर्क ऑफ ताजमहल वेयर और से in the place where the tomb of Begum Mumtaz Mahal is placed। ओके, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको किसने बनाया? तो शाहजहां द मुगल एम्परर। और ये कहाँ पे है सबसे पहले तो शाहजहां द मुगल एम्परर मेड ताजमहल in the memory of his beloved wife Begum Mumtaz Mahal in the city of Agra, in the western bank of the river Yamuna। ओके, यहाँ पे बनाया था उनकी याद में। Then again characteristics की after her wife death he started the work, construction work has been started in 1631 and completed after 22 years in 1653। ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कहाँ से लेके आए थे स्कल्पचर को? सो ही हैड बीन टेकन the sculpture from all over the world like Indians, Arab, Turk, European। ओके, सब जगह से लेके आए थे। खर्चा कितना हुआ? सो incurred expenditure of about 4.5 crore rupees, ओके, to build this beautiful मकबरा। अब उसके फीचर्स ये समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन था। अब उसके फीचर्स के क्या क्या है भाई, उसमें स्पेशलिटी क्या है? व्हाइट मार्बल फ्रॉम Makrana in Rajasthan was used for its construction and was adorned with precious stone। तो व्हाइट मार्बल यूज किया गया था, पर्टिकुलरली मकराना कहाँ से? राजस्थान में से लाया गया था ये व्हाइट मार्बल। एंड उसको एड ऑन अगेन, जैसे अभी एड ऑन वर्ड देखा था हमने, हम्पी वाला पिलर के ऊपर गॉड गॉडेसेस वॉरियर्स और वो सब किया। तो ऐसे ही यहाँ पर किससे एड ऑन किया गया, किससे डेकोरेट किया गया? प्रीशियस स्टोन से, डिफरेंट डिफरेंट महंगे महंगे कीमती स्टोन्स, पत्थर्स, गोल्ड, सिल्वर, वो सब लगाया गया था। The main structure is built on a high plinth of marble। मतलब कि मेन स्ट्रक्चर जो है वो हाई प्लिंथ रखी है। प्लिंथ रखी है मतलब ऐसा समझो ये ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यहाँ तक ये प्लिंथ लेवल है। जैसे कि हमारा घर जहाँ होता है ना, हमारा घर जो लेवल से स्टार्ट होता है, मतलब ये रोड है, ऐसा समझो कि ये रोड है, ओके, और तुम्हारा घर यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। कंस्ट्रक्शन वर्ड है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल। ओके, प्लिंथ लेवल हमेशा थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फीट 3 फीट का प्लिंथ लेवल हो तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम नए नए रोड्स बनते जाएंगे तो वो प्लिंथ लेवल कम होता जाएगा ना। ये रोड है और यहाँ से तुम्हारा घर स्टार्ट हो रहा है बनना, मतलब सीढ़ियाँ है यहाँ से यहाँ तक की। तो अभी नया रोड बना, तो ये क्या हो गया? सेम हाइट हो गई। अभी और रोड बनेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, मतलब रोड से ऐसे नीचे उतर के घर में जाना है। हमेशा घर में कैसे जाते हैं? टेम्पल में, घर में कैसे जाते हैं? चढ़कर घर में जाना है, नॉट नीचे उतर के। अभी जैसे तुम यहाँ आओगे, अपना घर कैसे है क्लास का, हमारा घर कैसे है? नीचे उतर के आना है, रोड से ऐसे नीचे उतरते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते। क्यों? क्योंकि जब प्लिंथ लेवल तो बड़ा था, लेकिन उसके बाद इतनी बार रोड बना, तो जब रोड बनाते हैं तो पुराना मटेरियल निकाल के उसके ऊपर नहीं डालते, जो ऑलरेडी है उसी के ऊपर नया मटेरियल डाल देते हैं, तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। समझ में आया प्लिंथ लेवल? तो वो बोल रहे हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई प्लिंथ लेवल पे बनाया गया था, ऑन मार्बल, ऑफ मार्बल, मार्बल का था पूरा प्लिंथ। The structure is spread in rectangular shape from north to south। तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रक्चर है। रेक्टेंगुलर शेप कैसा है? नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये नॉर्थ है वो साउथ है, तो ऐसे करके रेक्टेंगल है। ओके, देन द ग्रेव ऑफ मुमताज महल लाइज इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। पूरा जो ताजमहल है उसके सेंटर में, स्ट्रक्चर के सेंटर में ही उनकी ग्रेव है, मतलब वही कब्र है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस हैविंग ब्यूटीफुल कार्विंग्स। तो उसके अराउंड में भी
बहुत ही अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक कार्विंग की गई है, कोतर काम जिसे हम बोलते हैं ना, ओके, कार्विंग इंग्लिश में, तो वो की गई है। ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल है, ओके, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वैसे ही क्या है ऑक्टागन, मतलब 8 साइड होती है उसकी, तो वो की गई है। द एंट्रेंस टू द मेन, ये है ताजमहल, द एंट्रेंस टू द मेन स्ट्रक्चर इज एडोर्न्ड विद द ह्यूज डोम एंड 4 स्मॉल डोम्स ऑन द 4 साइड। तो जैसे ही एंटर हो तो एक ह्यूज डोम है एंड 4 स्मॉल डोम्स ऑन द 4 साइड, मतलब कि ये एंटर है तो ये बड़ा डोम एक, फिर उस साइड पीछे 2, ये 3, फिर उस साइड पीछे 4, लाइक दैट, वैसे डोम है। डन, समझ में आ गया पूरा ताजमहल, ओके। ये रहा भी और है। द एडजॉइंग एरिया हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड फाउंटेन्स विद स्प्रिंकलिंग वाटर। तो एडजॉइंग एरिया, यही जो एरिया है, तो यहाँ पे भाई फाउंटेन भी है, गार्डन भी है, ओके। ओइंग टू इट्स गार्डनियर एंड आर्टिस्ट्री, द ताजमहल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये उसकी आर्टिस्ट्री और जो गार्डन और वो जो इस तरह से वो बनाया गया है पूरा, ओके, उसकी वजह से उसको 7 वंडर्स में स्थान मिला है, जगह मिली है। टू विटनेस इज ग्रैंड्यूअर, ओके, ग्रैंड्यूअर मतलब बहुत ज्यादा ग्रैंड बनाया है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बनाया है, ग्रैंड, ओके। तो ग्रैंड्यूअर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, जितना ग्रैंड नहीं बोलते ग्रैंड फिनाले, ऐसा नहीं बोलते, ओके, ग्रैंड, इतना भव्य, इतना बड़ा बनाया है। तो टू विटनेस इज ग्रैंड्यूअर thousands of tourists visit this place of India's rich artistic heritage every year। तो ये प्लेस को देखने के लिए thousands of people come to India, इंडिया आएंगे तो thousands of, हजारों लोग देखने आते हैं किसको, मतलब इंडिया आएंगे घूमने के लिए तो क्या देखने जाएंगे, ताजमहल उनके लिस्ट में होता ही है, ओके। सो दैट इज द थिंग, इसीलिए तो मतलब अभी लास्ट ईयर तुम्हें याद हो तो G20 मीटिंग हुई थी, 20 नेशंस की मीटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ओके, दिल्ली में हुई थी। तो हर बार हम जब पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी ऐसा बड़ा इंटरनेशनल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पहली बार इतना बड़ा फंक्शन है ऑर्गेनाइज किया, लेकिन करते क्या है, जब भी हम किसी को वेलकम करें या यहाँ कुछ करें तो बैकग्राउंड में क्या होता है, ताजमहल, ओके। क्यों? कि भाई हमारी एक ये हेरिटेज है इंडिया की, लेकिन हर बार ताजमहल होता है, हर बार, ओके। दूसरे कोई हेरिटेज ही नहीं है, दूसरे भी हेरिटेज है। तो ताजमहल बुरा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमने उसको बहुत रिस्पेक्ट दी है, अभी भी देते हैं, बट अब लास्ट टाइम जब G20 मीटिंग हुई थी तो वो जो अभी हम देखेंगे साउथ में जो अलग अलग कोणार्क टेम्पल है और वहाँ पूरा जो व्हील है, वो व्हील है उसमें स्पोक्स है अलग अलग अलग, मतलब वो पूरा दिखाता है कि 12 मंथ्स है, फिर 12 मंथ्स में पर्टिकुलर 4 वो हमारे एक मंथ में 4 वीक होते हैं, प्रहर जिसे हम बोलते हैं, टाइमिंग, वो सब कुछ एक व्हील के थ्रू, एक चैरियोट के थ्रू दिखाया गया है। तो वो फोटो बैकग्राउंड में था, वो बैकग्राउंड में वो फोटो था। तो दिस शोज द मेंटालिटी, लोग आते ही पहले पूछते अरे ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा नहीं, फॉरेनर जब भी आते हैं ये क्या है, लाइक दैट, ओके। तो हमने इनफ पब्लिसिटी कर ली ताजमहल की, अब जो हमारी दूसरी हेरिटेज है उसको भी हमें पब्लिशाइज करना है, नहीं तो फिर सब लोग आगरा आके ताजमहल देख के ही चले जाएंगे। ओके, सो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी पब्लिशाइज कर रहे हैं, हम डिफरेंट से गिर फॉरेस्ट को पब्लिशाइज कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जो टाइगर फॉरेस्ट है, ओके, उसको हम पब्लिशाइज कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी का स्टैचू बनने वाला है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, पूरी दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू। अब उससे भी बड़ा स्टैचू बनने वाला है मुंबई में, ओके, छत्रपति शिवाजी का स्टैचू। और स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी स्टैचू बनने वाली है राम जी की स्टैचू, भगवान श्री राम की स्टैचू अयोध्या में ही, ओके। तो अब सिर्फ हम ऐसा नहीं कि इंडिया हो तो ताजमहल देखो, ओके, बहुत कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब। अब देखो, दिस शोज द मेंटालिटी, ओके, ऑफ अवर लीडर, कि भाई हाँ, जैसे कि हमारा ये केबल स्ट्रेच ब्रिज बनाया,
तो ये जो हमारा केबल ब्रिज है वैसा टाइप का इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। हर जगह कुछ ना कुछ लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट, ओके, मतलब वैसा कहीं और है ही नहीं वैसा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि भाई हम नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी है। अगर सब लोग, अगर तुम चाइना में देखो तो इतनी स्टैचूज है बड़ी बड़ी, इतनी सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी स्टैचूज है। तो क्या हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते? हमारे पास क्या आर्किटेक्चर नहीं है, हमारे पास कल्चर नहीं है, पैसे नहीं है, या मेंटालिटी नहीं है? ओके, सो दैट वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स, व्हाटएवर। चलो, तो ये ताजमहल का क्वेश्चन समझ में आ गया, डन, ओके। अब आगे देखते हैं, हम्पी देखा, ताजमहल देखा, नाउ रेड फोर्ट की बात करते हैं, लाल किला, ओके, जहाँ से हम कभी भी जब कल्चरल इवेंट हो, नेशनल इवेंट हो, तो हम फ्लैग होइस्ट करते हैं, दैट, ओके। सो दैट इज द रेड फोर्ट। हाँ, क्या है सबसे पहले तो कहाँ है? सो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन 1638, ओके। मतलब बीच टाइम पीरियड में जब ताजमहल बन रहा था, तभी बीच में क्या बन रहा है? साइड में दिल्ली में रेड फोर्ट भी बन रहा है, क्योंकि वो कब था? 1631, और ये क्या है? 1638, ओके। रेड स्टोन वॉज यूज टू बिल्ड दिस मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर। जो मुगल स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है उसमें पर्टिकुलरली रेड स्टोन यूज किए गए, पत्थर, ओके, रेड कलर के स्टोन, इसीलिए उसको रेड फोर्ट बोलते हैं। इट हैज टू ह्यूज एंट्रेंसेस विद द ब्यूटीफुल आर्क्स एंड टू डोम्स। तो भाई दो डोम है और ब्यूटीफुल आर्क्स भी है वहां पर। Then latest devices for protection of the fort were installed। उस टाइम के लिए, मतलब उस टाइम की बात करें तो उस टाइम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट माने जाए वैसे प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी वहाँ पे इंस्टॉल किए गए। डिवाइसेस मतलब हम सोचेंगे सर उस टाइम पे कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो कौन से डिवाइसेस? डिवाइसेस मतलब वैसे कंस्ट्रक्शन जिससे पता चल जाए कि प्रोटेक्शन के लिए कौन आने वाला है, मतलब वॉर, ओके। और उसके जैसे कि मैं एक फोर्ट देखने गया था हैदराबाद में, ओके, अभी शायद मुझे तुरंत नाम याद नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, छोड़ो, वह बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। बट वो फोर्ट में जब देखने गया तो वहाँ पे मैंने देखा जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, ओके, और बहुत दूर चल के और चढ़ के जाना है फोर्ट में एकदम ऊपर तक, ओके, वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ जो मैं खड़ा हूँ एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ खड़ा नहीं याद आ रहा नाम, ओके। सो वहाँ क्या था पता है? इतने दूर खड़ा हूँ मैं, कितने दूर मतलब यू कैन थिंक ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, फ्यू किलोमीटर्स मतलब किलोमीटर दूर हो तो मैं दिखूंगा भी नहीं, सिर्फ ऐसा पता चलेगा कि कोई बंदा है, या फिर हमें सपोज थोड़ी बहुत इवनिंग टाइप है तो लाइट करनी पड़ेगी, फ्लैश लाइट, तब जाके पता चलेगा। तो इतने दूर है, ओके। अब वो ईशा फोन करेगा हमें, तो हम गए थे गाइड लेके, तो उसने फ़ोन किया कि क्लैप करो, ताली लगाओ, तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे क्लैप कर रहे हैं ना, इतने दूर वहाँ सुनाई दे रहा है। इतने दूर फ्यू किलोमीटर्स मतलब क्या हुआ भाई? एक घर में अभी एक क्लैप की तो नीचे नहीं सुनाई देगा, नीचे भी नहीं सुनाई देगा, ना बाजू में सुनाई देगा। बट ये कंस्ट्रक्शन वैसा किया गया है कि यहाँ हम लगाएंगे तो पर्टिकुलर जगह है, वहाँ से वेव जाएंगे और वो वेव्स डायरेक्टली वहाँ टकराएंगे और वहाँ सुनाई देगा। तो ऐसे, ओके, इतने दूर सुनाई देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन हो। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, ओके, डिवाइसेस डज नॉट मीन कि अभी के टाइप के जो डिवाइसेस है वो वैसी कंस्ट्रक्शन, वैसी उसको डिवाइस बोलेंगे आप। सबको नहीं आता होगा कि भाई ऐसे बनाओ, ओके, वो पर्टिकुलर जिसको आता है उसी को आता है कि कैसे ये साउंड वेव ट्रैवल करेगी और वहाँ सुनाई देगा। फिर कई रूम्स ऐसे थे कि जैसे कि तुम ये वॉल है, यहाँ से ऐसे कान से ऐसे सुनोगे तो साइड वाले रूम में क्या हो रहा है इजीली सुन सकते, इजीली।
मतलब तुम सामने बैठ के बातें सुन रहे हो वैसे सुनाई देगा। और वो किसके, मतलब वो राजा की जो वॉल्स थी, राजा को जिसका सुनना है उनकी वॉल वैसे। लेकिन वही बंदा अगर फिर से राजा के रूम में क्या हो रहा है वो सुनना चाहे, वो नहीं सुनाई देगा। सोचो कितनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी। आज की डेट में भी वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वैसी वैसी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। अरे क्या करना है, अभी तो वैसे भी टेक्नोलॉजी ऐसे आगे बढ़ गई है, तो कोई ऐसे ताली वाला क्यों करेगा, ऐसे ही पता चल जाएगा भाई, सिग्नल ही ऐसे आ गए हैं कि एंट्रेंस पे कोई आएगा पता चल जाएगा। बट कहने का मीनिंग है कि सोचो क्या लेवल था उनका उस टाइम पीरियड पे। अभी जैसे 10 साल पहले केदारनाथ में फ्लड आया था, तो सोचो कि वो टेम्पल कैसे बना था कि पूरा फ्लड आके चला गया, वो टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके ब्लॉक्स जो स्टोन्स थे कैसे एक दूसरे, और उस टाइम पे थोड़ा था हमारे पास ऐसे एडहेसिव और सीमेंट और ये सब, स्टोन्स थे, पूरे स्टोन्स, पत्थर। ओके, सोचो उस टाइम पे तो हमारे पास ना सीमेंट ना एडहेसिव, कुछ भी नहीं था, नो केमिकल्स। दैट इज द थिंग कि भाई ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क इज नॉट जस्ट के भाई हाँ ऐसे रखो रखो कंस्ट्रक्शन हो गया। अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, तो भी वैसे के वैसे खड़े, तो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस रखी हुई थी। इट्स मेन स्ट्रक्चर्स इंक्लूड, भाई इसके मेन स्ट्रक्चर्स में किसके, रेड फोर्ट के मेन स्ट्रक्चर में क्या था, तो दीवाने आम था, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, मोती मस्जिद, मीना बाजार, मुगल गार्डन्स एंड लाहौर गेट। ओके, तो ये उसके मेन स्ट्रक्चर में ये सब इंक्लूड था। मतलब मेनली दीवाने आम मतलब क्या, जो लोगों के साथ मीटिंग होती थी कि भाई सब लोग आएंगे और मीटिंग करेंगे, तो राजा यहाँ बैठेंगे और बाकी सब लोग नीचे, ऐसे, तो वो होता है दीवाने आम। दीवाने खास मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जगह के किंग आएंगे, वो किंग को ऐसे थोड़ी ऊपर और नीचे बिठाएंगे, उनके साथ एक अलग रूम, मीटिंग रूम। ओके, सबके लिए अलग अलग। तो दीवाने आम, आम मतलब आम, आम आम लोग ऐसे। और दीवाने खास, खास मतलब खास एकदम पर्सनल ऐसे। तो ऐसे रंग महल, शीश महल, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे वहीं पे रेड फोर्ट में ही। पीकॉक थ्रोन, मयूर आसन इंस्टॉल्ड इन दीवाने खास, मतलब कि मयूर आसन था, पीकॉक थ्रोन बहुत ही बढ़िया था, उसके फोटोग्राफ आज भी गूगल पर अवेलेबल है, लेकिन आज यहाँ पे नहीं है। क्यों? लूटा गया। ओके, was decorated with an amalgamation of, okay, मतलब amalgamation मतलब क्या, you can say मिक्स करना। जैसे हम एलॉय बनता है स्टील, तो स्टील एक एलॉय है। ओके, तो जब हम मर्क्यूरी यूज करें, मर्क्यूरी, और उसमें भी एलॉय बनाए हम, तो उसको बोलते हैं एमालगमेशन। तो ये जो मयूर आसन है, ओके, पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन और मयूर आसन, वो ऐसे एम्बेडेड किया गया था गोल्ड एंड सिल्वर एंड एम्बेडेड विद द प्रीशियस स्टोन। दिस एक्सक्विजिट क्रिएशन वाज टेकन टू ईरान बाय नादिर शाह इन 1738। तो नादिर शाह आया था, ओके, वो ये लूट के ईरान चला गया। बहुत लूटा गया है नहीं बोलते हम भाई, सोने की चिड़िया थी इंडिया, बहुत लूटा गया है। तो ये जो पीकॉक थ्रोन था इतना कॉस्टली और इतना मतलब प्रीशियस स्टोन और वो सब लगे हुए थे, तो नादिर शाह अपने साथ ले गया। कब? 1738 में। बात चल रही थी 1638 एंड ऑल, जो हमारे मतलब मुगल एम्पर शाहजहां ने बात बनाया था एंड ऑल। फिर जो बनाया था, अब ये इन्वेडर बोलेंगे हम, कि आए लूटे चले गए, आए लूटे चले गए। मुगल एम्पर तो एटलीस्ट यहाँ रूल किए, यहीं रहे, लेकिन ऐसे कई आए जो सिर्फ लूटने के लिए आए और फिर वापस चले गए, फिर से लूटने के लिए आए, लूटा और फिर वापस चले गए, यहाँ रूल नहीं किया। ओके, तो वो उसमें एक है नादिर शाह 1738। इंडियन फ्लैग इज होस्टेड ऑन द रेड फोर्ट ऑन 15th of August एवरी ईयर। हर साल 15 अगस्त के दिन यहाँ पे ध्वजवंदन किया जाता है। एंड रेड फोर्ट इज एन आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर में जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं उसमें रेड फोर्ट का नाम है। रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो वो सब कौन सा है? मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड का, ओके, आर्किटेक्चर है।
अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज देखनी है हमें किसकी, गुजरात की। तो गुजरात की कल्चरल हेरिटेज देखनी है, अभी तो बहुत कुछ है चैप्टर में। अच्छा चलो सो गुजरात की बात करें तो साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही देखा था। तो धोलावीरा, लोथल आर द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात, बस इतना ही लिखना है। जूनागढ़ हैज स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका, बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा कोडिया, टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर एंड नवगान वैल एंड ओल्ड पैलेस। तो ये सब जूनागढ़ में जो है ओके वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अहमदाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी, द मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अहमदाबाद आर, भाई अहमदाबाद भी बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, उसमें जो जो है वो देखने लायक है, दैट इज भद्रा फोर्ट, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोजा ऑफ सरकेज, शेकिंग मिनारेट। ओके, शेकिंग मिनारेट मतलब जिसे हम बोलते हैं झूलता मीनारा बोलते हैं ना अहमदाबाद में, झूलता मतलब झूलना मतलब शेकिंग, मिनारेट मतलब मीनारा। ओके, तो शेकिंग मिनारेट्स, सीदी सैयदनी जाली, जैन टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह एंड मॉस्क ऑफ की क्वीन रूपमती। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन, ये सारी जगह कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, देखने लायक है, कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। फिर आते हैं पाटन में। ओके, सो पाटन इज फेमस फॉर रानी की वाव। याद रखना, एक एक मार्क में पूछा जाता है ओके कि रानी की वाव कहाँ है, और तुम जूनागढ़ अहमदाबाद लिखा है तो गए। ओके, सो पाटन, पाटन में है रानी की वाव, रुद्रा महालया एंड सहस्त्रलिंगा, स्पेलिंग गलत हो गया, सहस्त्रलिंगा लेक। सहस्त्र का मीनिंग होता है 1000, क्या 1000 मतलब 1000 लिंगा। ओके, सहर्षा लिंगा। सो सहर्षा लिंगा जो भी स्पेलिंग हो, क्या लिखा हुआ है अंदर बुक में, सहस्त्र लिखा है ना, हाँ वही, सहस्त्र मतलब 1000। सो सहस्त्र लेक, ओके, लिंगा मतलब सहस्त्र लिंगा लेक। ओके, तो पाटन में ये सब चीजें हैं। देन अभी जो पाटन की बात की हमने, रुद्र महालया, तो रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर इज वर्थ सीइंग फॉर इट्स आर्किटेक्चर। सिद्धपुर भी कहाँ, पाटन के पास ही है। ओके, तो वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर मतलब देखने लायक है। वडनगर फोर्ट एंड शर्मिष्ठा लेक, शामलाजी टेम्पल, देवानी मोरी नियर शामलाजी, इंतवा स्तूपा एट गिरनार, स्टेपवेल ऑफ अडालज, जैन टेम्पल्स ऑफ शत्रुंजय हिल एंड तरंगा हिल, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल आर सम अदर सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन गुजरात। के गुजरात में बाकी मतलब भाई गुजरात में कहाँ घूमने जाए, तो ये सब जगह है ओके, देखने के लिए। अगेन हमारे रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेसेस भी है, सोमनाथ टेम्पल, द्वारका टेम्पल, ओके, और शामलाजी टेम्पल, तो वो सब भी है। बट ये पूरा गुजरात रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्योंकि पूरा तो फिर बहुत डिटेल, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि फेमस प्लेसेस ऑफ से गुजरात। ओके, तो अगर हमें पर्टिकुलर कोई पूछे तो, लेकिन पर्टिकुलर नहीं पूछे जाते, तो इतना ही लिखना है। ओके, 5 मार्क में भी पूछे तो भी तुम्हें इतना लिखना है। डन। ओके, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी। आगे देखते हैं। तो ब्रीफ नोट अबाउट द एलिफेंटा केव्स। ओके, अगेन ये जो केव्स है, 2-3 केव्स है यहाँ पे हमारे औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ओके, तो वो केव्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार। स्टार्ट करते हैं। द एलिफेंटा केव्स वेर बिल्ट ऑन एन आइलैंड इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में आइलैंड है, ओके, वहाँ पर एलिफेंटा केव्स है, एंड आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। सो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ से स्टीमर जाती है 12 किलोमीटर दूर। ओके, स्टीमर में बैठ जाना है हमें, एलिफेंटा केव घूमना है, वहाँ से फिर घूम कर वापस आ जाना है। वो जो शो आता है ना, कपिल शर्मा शो, ओके, तो वो उसका जो सेट है, वो सेट ये एलिफेंटा केव्स है, ये जो आइलैंड है वहाँ पे बनाया जाता है। मतलब लोग स्पेशली पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ जाते हैं, केव्स भी देख के आ जाएंगे और शो में भी जाके आ जाएंगे।
द पोर्टुगीज नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज एलिफेंटा केव्स। किसने नाम दिया था? पोर्टुगीज जो आए थे पोर्टुगल से, उन्होंने नाम दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एलिफेंट का बहुत ही बड़ा स्कल्पचर दिखा था। ओके, सो पोर्टुगीज नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज एलिफेंटा केव्स एज देयर इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट। बहुत ही बड़ा एलिफेंट का मॉन्यूमेंट है, पत्थर का, स्टोन का है वो। ओके, तो इसीलिए पोर्टुगीज ने उसका नाम दे दिया एलिफेंटा केव्स। However, the local fishermen refer to this structure as घारापुरी। ओके, तो याद रखना फिशरमैन जो है, ओके, मछुआरे, उन्होंने एलिफेंटा केव्स का अलग से नाम रखा हुआ है जिसका नाम है घारापुरी। क्या? हाँ, धरापुरी, ये गलत है, धरापुरी है, धरा नहीं है एक्चुअली, हाँ मतलब धारा, धारापुरी, यस, हाँ धारापुरी। ओके, देखो यहाँ पे त्रिमूर्ति दिखाई दे रही है। सोचो आज से बहुत सैकड़ों सालों पहले ऐसा स्कल्पचर हम बनाते थे, सैकड़ों सालों पहले। ओके, जब हमारे पास कोई अभी जितने शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन मोटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब हमने ऐसे स्कल्पचर बनाए हुए, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, बनाए हैं। द फेमस त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज इन द केव नंबर 1। तो त्रिमूर्ति स्कल्पचर है वो कहाँ पर है? केव नंबर, बहुत सारी केव है, तो ये कौन सी नंबर की केव में है? पहले ही केव में है। द यूनेस्को डेजिग्नेटेड एलिफेंटा केव्स एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो 1987 में यूनेस्को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हेरिटेज साइट है ऐसी बहुत पहले के टाइम की, ओके, उसमें एलिफेंटा केव्स को स्थान दिया है, जगह दी है। डन, सिंपल था। एलिफेंटा केव्स कहाँ है भाई? 12 किलोमीटर जाना है मुंबई से। ओके, तो 12 किलोमीटर मुंबई से जाना है, अरेबियन सी में है, आइलैंड में, और वहाँ पर पोर्टुगीज ने एलिफेंट देखा था इसलिए उसका नाम दे दिया एलिफेंटा केव्स, लेकिन लोकल फिशरमैन ने उसका नाम दिया है धारापुरी। ओके, देन त्रिमूर्ति फेमस है यहाँ का स्कल्पचर, और वो 1 नंबर की केव में है, और यूनेस्को ने 1987 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिस्क्राइब और से डेजिग्नेट किया है। डन, ओके। क्यों? थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 10 क्वेश्चन बाकी? क्यों, कहीं जाना है? कल एक देख ले, एक देख ले, सिर्फ इतना। ओके, चलो, राइट अबाउट दी खजुराहो टेम्पल्स। ओके, तो खजुराहो टेम्पल भी बहुत फेमस है। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन खजुराहो टेम्पल्स। तो पहले तो जगह। ओके, सो दी खजुराहो टेम्पल्स आर सिचुएटेड एट विलेज खजुराहो, जगह का ही नाम है, गांव का नाम है खजुराहो, इन दी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, वहां पर खजुराहो टेम्पल है। The work of about 80 temples was commissioned between, मतलब 80 temples उस टाइम पे बनाए गए थे between 905 and 1050 by the rulers of the चंडेला राजपूत डायनेस्टी। तो जो चंडेला राजपूत डायनेस्टी थी तब अप्रोक्सीमेटली 80 टेम्पल्स बनाए गए थे। कौन से टाइम पीरियड में? 905 से 105, मतलब 100, और बाकी मतलब 150 ईयर्स पकड़ लो। 905 से 1050, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स में 80 टेम्पल्स बनाए गए थे। कौन था? कौन सी डायनेस्टी? चंडेला राजपूत डायनेस्टी। और दीज 80 टेम्पल्स मेड फ्रॉम द ग्रेनाइट स्टोन। ओके, तो सारे के सारे किसके थे? ग्रेनाइट स्टोन के बनाए गए थे। लेकिन आज की डेट में 25 हैव सर्वाइव्ड, मतलब आज की डेट में कितने हैं? सिर्फ 25 है, बाकी सब बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ओके, सेवरल रीजन मतलब यही, अभी नादिर शाह आया तो वो मयूर आसन ले गया, वैसे ही बहुत सारे हमारे टेम्पल्स तोड़ दिए थे। ओके, क्योंकि जो आ रहे हैं इन्वेडर्स, उनका मानना है, उनका मेंटालिटी वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट जब इन्वेडर्स आए थे इंडिया में
तो इंडिया में जितने भी टेम्पल्स थे उसमें बहुत सारे हजारों टेम्पल्स और सैकड़ों टेम्पल्स को तोड़ दिया गया था। ओके, उसीलिए ये 80 में से कितने रह गए, 25 रह गए। पर्टिकुलर ये रीजन में 25 रह गए, पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे। ओके, दीज टेम्पल्स आर, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कहाँ है वो लिखना है, और 80 थे और किसने बनाया वो लिखना है, और 25 रह गए वो लिखना है। ओके, नाउ दीज टेम्पल्स आर एक्सक्विजिट स्पेसिमेंस ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये स्टाइल का नाम है, मतलब जिस स्टाइल, अलग अलग स्टाइल होती है कंस्ट्रक्शन की, तो एक कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की स्टाइल है नागर स्टाइल। जैसे कि अभी का जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो भी यही स्टाइल का है, नागर स्टाइल। जैसे हम नागर नहीं बोलते, नागर शैली ऐसे बोलते हैं, नागर शैली। तो अयोध्या में जो अभी राम टेम्पल बना है वो भी नागर शैली का है, मतलब देखने लायक है बहुत ही। जो हम जिन्होंने देख लिया है, दर्शन करके आ गए हैं, उनके अगर तुम इंटरव्यू सुनो अनबायस होके, वो सब ऐसा नहीं कि कुछ हिंदू मुस्लिम ये वो सब बातें नहीं, बट कंस्ट्रक्शन एज वेल एज भगवान के दर्शन करो। वैसे जो अनबायस इंटरव्यूज तुम सुनो तो पता चलेगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है ओके लोगों ने। सो these temples have been built in the west, east and south direction। तो भाई वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में टेम्पल्स बनाए गए हैं। मतलब सपोज ये डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में नहीं। ओके, देन मोस्ट ऑफ, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, नागर शैली और वेस्ट, ईस्ट, साउथ में बनाया गया है वो लिखना है। Most of these temples are Shaivite, some are Vaishnavite and some are Jains। शिवाइट मतलब क्या, जो शैविज्म को फॉलो करते हो उसको शिवाइट बोलते हैं। मतलब शिव जी को जो सबसे हाईएस्ट लॉर्ड मानते हो वो शैविज्म में आते हैं। जो लॉर्ड विष्णु को मानते हैं नहीं बोलते शैविज्म, और से वैष्णविज्म। ओके, वैष्णव पंथ, शैव पंथ, एंड सम आर जैन। तो सम टेम्पल्स आर जैन, तो सबके हैं। ओके, जो शैविज्म को फॉलो करते हैं, शिव जी के भी टेम्पल्स है, विष्णु जी के भी टेम्पल्स है, और जैन टेम्पल्स भी है। However, their structure and sculpture is more or less similar। मतलब भले ही अलग अलग रिलीजियन को फॉलो करने वाले, अलग अलग भगवान को फॉलो करने वाले वहाँ पर टेम्पल्स है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मोर और लेस क्या है, सिमिलर ही है, सारे ही एक जैसे ही लग रहे हैं। Of these temples, the temple of 64 yoginis is the best example of ornamental architecture। जो ornamental architecture है, बहुत ही ज़्यादा detailed architecture है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा टेम्पल है, ये 64 योगिनीज टेम्पल्स जो है वो वहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल है। The art of sculpture and the art of वास्तु of खजुराहो टेम्पल leaves visitors spellbound। मतलब जो आर्ट है स्कल्पचर का, जो स्कल्पचर की कार्विंग की एक्टिविटी है वो, और वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये टेम्पल, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मतलब तुम जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई सनलाइट आ रही है, एयर फ्लो ऐसे हो रहा है, पर्टिकुलर बाहर बहुत गर्मी है लेकिन टेम्पल में आते ही ठंड, मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये सब अगर तुम पर्टिकुलर वास्तु फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मतलब ठंड के सीजन में सनलाइट मिलती रहेगी, और गर्मी के सीजन में ठंडी ठंडी हवाएं मिलती रहेगी, इतनी सनलाइट नहीं मिलेगी। बट वो सब हम फॉलो करें तो होगा। ओके, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ये हमारे टेम्पल्स, मतलब खजुराहो टेम्पल्स। और वो विजिटर को स्पेल बाउंड, मतलब बोल ही ना सके, स्पीचलेस नहीं बोलते, तो स्पीचलेस को बोलते हैं स्पेल बाउंड। मतलब जो भी देखने जाए विजिटर्स तो वो बहुत ही हक्का बक्का रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड रह जाते हैं, मतलब ऐसे चौंक जाते हैं ये देखकर। ओके, इट इज़ लिस्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगेन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है, उसमें ये टेम्पल्स भी आते हैं, खजुराहो टेम्पल। अंडरस्टूड। खजुराहो टेम्पल को लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से पब्लिश कर दिया है और पॉपुलर कर दिया है। शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा बट बता दूं, क्योंकि तुम भी फिर अलग तरीके से ना उसको याद रखो। क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने देख लिया। ओके, कि कहाँ बना, ओके, कितने बने, देन उसमें से कितने रहे, ओके, क्या फेमस था, कौन सी नागर शैली यूज हुई है वहाँ पर,
एंड कहाँ कहाँ कौन सी डायरेक्शन में है, कौन कौन से भगवान के टेम्पल्स है, सेम जैसे है या अलग अलग है, बेस्ड टेम्पल कौन से है 64 योगिनीज वाला स्कल्पचर के तरीके से। देन वही कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा है, और स्कल्पचर जो कार्विंग की है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है वहाँ का, लिविंग दी विजिटर स्पेल बाउंड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसका, वो लिस्ट में भी उसका नंबर, उसका नाम है। ओके, ये ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शायद तुम लोगों को पता है। ओके, कुछ नहीं। तो इसकी जो वॉल्स है, ओके, वो वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट कार्विंग की गई है खजुराहो टेम्पल की। और वो कार्विंग्स कैसी है पता है, रिप्रोडक्शन जब करें हम, सेक्सुअल मेटिंग करें, तब जैसी पोज होती है वैसी स्टेचू, वैसी कार्विंग की गई है। ओके, टेम्पल के बाहर वैसी कार्विंग। अब हम सोचेंगे अरे यार टेम्पल के बाहर ऐसा, ओके, बट ये यही शो करती है हमारी मेंटालिटी। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी क्या, हमने पहले से ऐसे फिक्स कर दिया है कि दिस इज गंदा, ओके, ये अच्छा नहीं है, लाइक दैट। हम तो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ा सब कुछ, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, अंदर के पार्ट्स भी देखे भाई, ये मेल का ये पार्ट्स है, ओवम, और फीमेल के लिए ओवम है, एग रिलीज हो रहा है, स्पर्म रिलीज कैसे होता है, कहाँ से कहाँ स्पर्म जाएगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, सब कुछ हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा। ओके, लेकिन अगर हमारी मेंटालिटी सही नहीं है, देखो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में पढ़ रहे हैं ना हम, लाइफ साइकिल है एक, तो लाइफ साइकिल जो बेस्ट साइकिल है हमारी लाइफ के लिए, उसका एक पार्ट है रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन के बगैर तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। ओके, सो अगर हम अनबायस होकर देखें तो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, इट इज नॉट द लाइफ, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो जो लोगों का दिमाग ऐसे घूम गया हो ना, तो उनके लिए वही लाइफ है। इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ ओनली लाइफ। ओके, लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वैसे वो एक्टिविटी है, जैसे हम खाना खाते हैं वो वैसे ही वो एक्टिविटी है, जैसे डाइजेस्ट होता है वैसे रिप्रोडक्शन एक एक्टिविटी है। पर्टिकुलर एक्टिविटी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होनी चाहिए। जैसे एडल्टहुड है तो तुम्हारा एडल्टहुड आता है भाई 13 से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा, तो 18-20 तक तो तुम अच्छे से एडल्ट हो जाओगे, तो सारे बॉडी ऑर्गन्स भी ग्रो करेंगे, हेयर ग्रो करेंगे, बियर्ड, मुस्टैच, सारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करेंगे, हाइट ग्रो करेंगी, आवाज चेंज होगी, दैट इज एडल्टहुड। वो क्यों बचपन में नहीं आया, वो क्यों 40 साल में नहीं हुआ, वही टाइम पीरियड पे क्यों हुआ? क्योंकि वही टाइम पीरियड बेस्ट था। वैसे ही रिप्रोडक्शन, सपोज मैरिज के बाद पर्टिकुलरली 20 से या 25 से लेके 40 तक वो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो टू प्रोड्यूस दी अदर जनरेशन, ओके, और से ऑफस्प्रिंग, तो एक एक्टिविटी है, उस तरीके से लेना है। सो वैसी पोज एंड ऑल टेम्पल की वॉल पे है, दैट्स वाई लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। बट तुम लोग ना देखो इसलिए मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। कभी सुनो खजुराहो टेम्पल तो कोई कुछ भी बोले, भगवान शिव जी के, विष्णु जी के और जैन टेम्पल्स है वहां पर, ओके, तो कहने का मीनिंग, उसका डिटेल बहुत है, हम सारी डिटेल यहाँ नहीं करेंगे। वो कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं चप्पल उतार के जाते हैं, ओके, बंद हो गया बैटरी, अच्छा हाँ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पल उतार के जाते हैं, मतलब जो भी हमारी पन होती है, गंदगी है, वो सब साइड में रखो। फिर मंदिर के, पुराने मंदिर देखना, जैसे ही एंट्रेंस हो ना तो तुम चढ़ के तो जाओगे, लेकिन एंट्रेंस आएगा ना तो ऐसे सीधे सीधे नहीं जा सकते, झुक के जाना पड़ेगा, ऐसे बहुत ऐसे होंगे, ओके, यहाँ तक का। तो भाई क्यों, ये तोड़ देना चाहिए ना, यहाँ क्या काम करने वाले हो तुम, काम करने वाले हो नहीं, तुम्हें झुक के मंदिर में जाना है। मतलब झुकना है, मतलब तुम्हारे क्या झुकना है, बॉडी को झुकाना है, बॉडी को झुकाना नहीं, एक्सरसाइज करवाने के लिए नहीं जा रहे, तुम्हारे ईगो को झुकना है, तुम्हारे अहंकार को झुकना है, मैं ही हूं कुछ, इसीलिए हम ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं भगवान को, दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी मोदी जी ने कैसे दंडवत प्रणाम किए थे, ओके, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे, तो वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं पूरे के। भाई हम कुछ भी करें, कितना भी बड़ा करें, कितना भी अच्छा करें, लेकिन आपके बगैर, आपकी परमिशन के बगैर, आपके अप्रूवल के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे हम ये सारा हमारा ईगो,
हमारी गंदगी सब बाहर रख के जाते हैं, वैसे ही ये सब चीजें है हमारी कि भाई जैसे मैंने बताया ना, रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो बंदा समझे कि इट इज ओनली इट इज द लाइफ, तो वो सब तुम दीवार पे ही रख के जाओ, बाहर दीवार पे ही छोड़ के फिर मंदिर में जाओ। वैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मंदिर में गए तो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने तुम्हें बता दिया कि आगे जाके कोई तुम्हें कुछ बताए हो, तुम्हें खजुराहो टेम्पल का नाम सुना है, उसमें तो ऐसा वैसा है, तो कुछ ज्यादा शॉक होने की बात नहीं है। उसकी एक आइडियोलॉजी है। फोटोग्राफ देखना हो तो दिखा देता हूँ। आई डोंट वांट कि कोई आगे जाके तुम्हें ब्रेन वॉश करे। ओके, जो है वो है यार। So you can see, okay, you can see like this। ये जो अलग अलग कार्विंग की गई है, तो वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम की कई कई पोस्चर्स है। ओके, सो वो ऑल दोज पोस्चर्स आते हैं कि भाई ये कैसे खड़े हुए हैं, भाई ये क्या है। सो भाई पोस्चर्स है अलग अलग, तो ऐसी कार्विंग की गई है। सो दैट डज नॉट मीन कि हम कोई उसका गलत मीनिंग निकालें। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे स्कल्पचर है, दैट्स इट। ओके, जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करे तो उस टाइम के सपोज से किसिंग सीन एंड ऑल, ये देखो। ओके, अब ऐसे फालतू की मूवीज और वो तो हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, जो नहीं देखनी चाहिए वो सब हम ऐसे ही लोगों को दिखा रहे हैं, और जो सही नॉलेज देना चाहिए वो हम दिखाते नहीं है। ओके, सो आगे जाके कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश ना करे, मंदिर के आगे ऐसा सब ये विजन है, मेंटालिटी है, आइडियोलॉजी है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा खजुराहो टेम्पल। तो ये पूरा खजुराहो टेम्पल का हमारा शॉर्ट नोट था। बाकी सन टेम्पल है, कुतुब मीनार है, फिर चर्चिस है गोवा के। ओके, वो सब बृहदेश्वर टेम्पल है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है ये भी। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।